मरघट का भूत महल। ये कवच चित्र है दोस्तों। रायगढ़ का युवराज त्रिलोक एक बार अखेट खेलने के लिए वन में गया। उसने सरोवर के तट पर लगी नाव में आदित्य सुंदरी को बैठे देखा। वो कितनी रूपवती, कौन है ये? त्रिलोक ने अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ सरोवर के तट पर पहुंचा। युवती से बोला, रूपसी तुम कौन हो, क्या नाम है? युवती ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नाव को चप्पू खेती हुई वह चल दी। यह देख त्रिलोकी बौखला उठा। वह चिल्ला कर बोला, अभिमानी युवती, बहुत दम है तुम में। अपने रूप का इतना अभिमान करना अच्छा नहीं। युवती ने फिर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। नाव को पहले की तरह खेती हुई दूर चली गई। कुछ देर बाद नाव दृष्टि से ओझल हो गई। त्रिलोकी मन ही मन मुकुट सा सरोवर की ओर ताकता रहा। कुछ भी हो, युवती अनुपम सुंदरी थी। हमें ऐसी ही सुंदरी अपनी रानी बनना चाहिए। लेकिन वह सुंदरी तो हमें अपना नाम भी नहीं बताई, उसकी खोज कैसे करवाएंगे? त्रिलोकी घोड़े से उतरकर सरोवर तट पर बैठे पत्थर पर बैठ गया। जैसे भी होगा हम सुंदरी का पता लगा कर रहेंगे। न जाने कब तक बैठा रहा। अचानक उसका ध्यान ऋषि की आवाज से भंग हुआ। युवक किन ख्यालों में खोए हो? कुछ देर बाद दिन छिपने वाला है। रात्रि हो जाने पर तुम वन से बाहर नहीं निकल पाओगे। ऋषिवर की आवाज सुनकर त्रिलोकी खोई हुई दृष्टि से उसकी ओर देखा। ऋषिवर, इस सरोवर तट पर हमने आज भगवान की ऐसी अद्भुत कारीगरी देखी जिसके ख्यालों में खोए थे। तुमने कौन सी कारीगरी देखी युवक? ऋषिवर, भगवान की वह सुंदर कारीगरी एक युक्ति थी जो कुछ देर पहले ही सरोवर के तट पर नाव में बैठी थी। उसे देखकर नाव को खेती हुई सरोवर से दूसरी ओर चली गई। वो तुम राजकुमारी विद्योमता की बात कर रहे हो? तो क्या उस राजकुमारी का नाम विद्या विद्योमता है? ऋषिवर, वह कौन देश की राजकुमारी है? वह गंगाधर देश की जयेश की पुत्री है। ऋषिवर, आपने उस युक्ति का परिचय बताकर हमें बहुत उपकार किया। हम उससे विवाह करना चाहते हैं। क्या आप किसी देश के राजा हैं? हाँ ऋषिवर, हम रायगढ़ के राजा त्रिलोक हैं। राजन, आप चाहकर भी राजकुमारी विद्यावती से विवाह नहीं कर पाएंगे। क्यों ऋषिवर? क्योंकि राजकुमारी विद्यावती उस युग से विवाह करेगी जो उसके सवाल के सही सही जवाब देगा। आपको बता दूं, राजकुमारी से विवाह के इच्छुक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछती है जिसके उत्तर बहुत कठिन होते हैं। वो लगता है हमारा राजकुमारी विद्योमता से विवाह न हो सकेगा। कहकर त्रिलोक उदास हो उठा। राजन, आप उदास हो गए। राजन, राजा को तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में उदास नहीं होना चाहिए। आपका कथन सत्य है ऋषिवर, लेकिन आपने दिल के हाथों मजबूर हैं। ऋषिवर, हम आपके अपने राज्य वापस नहीं जाएंगे और इसी सरोवर में कूद कर प्राण त्याग देंगे। विद्योमिता के बिना जीवन नहीं रह पाएंगे ऋषिवर। राजन, तुम्हारे दुख राजकुमारी विद्योमिता के प्रति सच्चा अनुराग दिखाई दे रहा है, इसलिए हम तुमसे इस प्रकार मरने नहीं दूंगा। तब आप किस प्रकार मेरी सहायता करेंगे ऋषिवर? सुनो राजन, राजकुमारी विद्योमिता प्रतिदिन जो कठिन प्रश्न उसके विवाह करने वाले इच्छुक युवकों से पूछती है, दरअसल उनकी कठिन प्रश्नों में मुझे विशेष प्रतिदिन यहाँ वन में आती है। मुझसे पूछ रहे प्रतिदिन यहाँ वन में आती है। प्रश्नों के साथ साथ मैं उन प्रश्नों के उत्तर भी बताता हूँ। जिस दिन भी कोई युवक उसके प्रश्न के वही उत्तर देगा जो उत्तर उस प्रश्न को मैंने राजकुमारी विद्यावती को बताए हैं, उसी दिन राजकुमारी विद्यावती से विवाह कर लेगी। आज भी राजकुमारी विद्यावती कल पूछे गए जाने वाले प्रश्नों को जानने मेरे पास वन में आई थी।
प्रश्न के साथ साथ मैंने उसका उत्तर भी बता दिया। राजकुमारी के प्रति तुम्हारी सच्ची प्रीत देखकर तुम्हें प्रश्न के उत्तर बता देता हूँ, जिससे राजकुमारी विद्युमता कल युवकों से पूछेगी। ओह, तब राजकुमारी विद्युमता से हमारा विवाह हो जाएगा। आप जल्दी से मुझे उन प्रश्नों के उत्तर बताइए रिसीवर। तब रिसीवर ने धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर बता दिए। तत्पश्चात ऋषि ने उससे कहा, राजन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कल जाओ, कल राजकुमारी तुम्हें जयमाला पहनाएगी। तब त्रिलोक ने ऋषि को प्रणाम किया और घोड़े पर बैठकर उसके राज्य की ओर चल दिया। दूसरे दिन मुंह अंधेरे ही वह रथ पर बैठा गंगाधर देश की ओर चला पड़ा। गंगाधर देश पहुंचकर उसने राजा जयदेव के दरबार में पहुंचा और राजकुमारी विद्युमता से विवाह करने के इच्छुक कितने सारे युवक दरबार में बैठे हैं। लेकिन इन युवकों को क्या पता कि यार राजकुमारी विद्युमता हमारे गले में वरमाला डालेगी। बेचारों को हमारे गले में जयमाला पड़ी देखकर बड़ी निराशा होगी। त्रिलोक भी युवकों की कतार में बैठ गया। राजकुमारी विद्युमता ने दरबार में उपस्थित युवकों से कहा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो भी युवक मेरे सवाल का सही उत्तर देगा उसी से गले में वरमाला डाल दूंगी। फिर कुछ देर सोचकर बोली, एक एक बार एक दरबार में दो योगी झगड़ते हुए आए। वे राजा से बोले, महाराज, आप हम दोनों का न्याय करें। तब राजा ने उनसे कहा, तुम लोग अपने झगड़ा सुनाओ। राजा, मैं कहता हूँ कि के वश में ज्ञान, मन के वश में आत्मा, तो देह मोह, पाप पुण्य, सब जितनी भी बातें हैं ये सब मन के अधीन है। मन की इच्छा से सब कुछ होता है और संपूर्ण शरीर का राजा मन होता है। इतना कहकर योगी चुप हो गया। तब दूसरा योगी ने राजा से कहा, महाराज, मैं कहता हूँ ज्ञान देह का राजा है और मन उसका गुलाम है। इसी बात पर हम दोनों आपस में झगड़ा हो रहा है। कृपया आप बताइए कि हम दोनों में से किसकी बात सही है, ताकि हमारी शंका का सही निर्माण हो सके। उन दोनों योगी की बातें सुनकर राजा बोले, तुम दोनों का झगड़ा तो बड़ा विचित्र है। इतनी कहानी सुनाने के पश्चात राजकुमारी विद्युमता ने कहा, क्या आप लोग में से कोई बताएगा कि उस राजा ने कौन से योगी की बात को सही बताया। मेरा आज का सवाल। उसका सवाल सुनकर सभी युवक निराश से एक दूसरे के मुंह तकने लगे। तब त्रिलोकी ने उठकर विद्युमता से कहा, राजकुमारी विद्युमता, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। विद्युमता उत्सुकता से राजा त्रिलोक की तरफ देखने लगी। वो, यह तो वही युवक है जो कल सरोवर के तट पर हमसे हमारा परिचय पूछ रहा था। फिर त्रिलोक ने कहना शुरू किया, राजकुमारी, उस राजा ने दूसरे योगी की बात को सही बताया, लेकिन क्यों? वह इसलिए, राजकुमारी, ज्ञान देह का राजा है और मन उसका गुलाम है। मन को काबू में इंद्रियां हैं। वह जो भी चाहे काम करवा सकता है, पर ज्ञान मन को ऐसा नहीं करने देता। राजकुमारी, चार वस्तुएं एक साथ हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। इन चारों से ही शरीर है। मन शरीर का नायक है, परंतु ज्ञान मन पर हावी होता है, इसलिए मन ज्ञान श्रेष्ठ है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तब राजा जयेश ने त्रिलोक से कहा, युवक, तुम्हारा दामाद बनाकर हमें अत्यंत खुशी होगी। तुम अपना परिचय दे। महाराज, मैं रायगढ़ का राजा त्रिलोकी हूँ। तब राजा जयेश ने आदेश पर राजकुमारी विद्यामती ने जयमाला लेकर त्रिलोक की तरफ बढ़ी। वो त्रिलोक के पास पहुंचकर जयमाला गले में डाल दी। दरबार में उपस्थित युवक ने त्रिलोक के भाग्य से ईर्ष्या कर उठे। राजकुमारी विद्यावता को अपने राज्य में विदा कर लाया। राजकुमारी विद्यावता, आज हम तुम्हारे सुंदरी हमारी कैद में है। महाराज, अब मैं भी आपके चरणों की दासी हूँ। दासी से चाहे कैद में रखिए, सिर पे बिठाइए।
विद्युमता का कथन सुनकर त्रिलोकी हंसते हुए आंख से भर लगा लिया। दूसरे दिन राजा त्रिलोक के साथ एक पंडित आया। महाराज की जय हो। महाराज, यदि आप मेरी आज्ञा अनुसार नए महल की नींव डलवाएंगे तो आप सदा सुखी रहेंगे, यश की प्राप्ति करेंगे। पंडित जी, आप उचित समय पर आए हैं। हम सचमुच रानी विद्युमता के लिए एक नए महल का निर्माण कराना चाहते हैं। बताइए, नए महल का निर्माण कहाँ कराएं? आप उस स्थान को चुनिए, हम उस स्थान पर नया महल बनवाएंगे। तब महाराज, आप इसी समय मेरे साथ चलिए, मैं आपको सारे राज्य में घुमाकर सामने नए महल का उचित स्थान चुनूंगा। चलिए, शुभ कार्य में देर कैसी। त्रिलोकी उसी समय पंडित के साथ बैठकर राजमहल से चल पड़ा। पंडित के निर्देश पर सारथी ने रथ को सारे नगर में घुमाया। पंडित ने पूरे राज्य में नए महल के लिए कोई भी स्थान उपयुक्त नहीं लगा। जब पंडित के निर्देश पर सारथी ने रथ एक सीमा के स्थित मरघट के ओर ले गया। मरघट के समीप पहुंचकर पंडित ने राजा त्रिलोक से कहा, महाराज, यह नए महल का निर्माण के लिए यह स्थान सर्वदा योग्य है। यहाँ महल कैसे बन सकता है पंडित जी? यहाँ तो पास में मरघट है। महाराज, इस बात को तो मैं जानता हूँ, पर यह मरघट के पास नए महल का निर्माण करना शुभ रहेगा या अशुभ, आप मन में किसी प्रकार भी संशय न करें। इसी स्थान पर महल का निर्माण करवाइए। देखिए आपके राज्य में किस प्रकार दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करता है। पंडित की बात सुनकर त्रिलोकी मन में सोच पड़ा, यह कैसा पंडित है जो मरघट के पास महल बनाने की सलाह दे रहा है। लेकिन हम पंडित को वचन दे चुके हैं, इसलिए अब इसकी सलाह माननी पड़ेगी। यह सोचकर उसने पंडित से कहा, पंडित, ठीक है पंडित जी, हम कल आपकी बात मानकर मरघट के पास भूमि को नए महल का निर्माण करवाएंगे। मुझे खुशी है महाराज, आपने मेरी सलाह मान ली। अच्छा पंडित जी, अब यह तो बताइए, हम महल की नींव कब खुदवाएं? पंडित जी ने अर्धरात्रि के नींव खुदवाने का से आपका तात्पर्य है हमने अपने जीवन काल में कभी अर्धरात्रि में नींद नहीं खुदती देखी। महाराज, कल अमावस है। अमावस्या की अर्धरात्रि में महल की नींव खुदवाने पर कार्य प्रारंभ करना चाहिए। महाराज, जब नींव का मुहूर्त का योग अमावस्या की अर्धरात्रि में बनता है, मैं क्या करूं? जो मुहूर्त शुभ होगा वही मैंने आपको बताया है। ठीक है पंडित जी, हम आपकी बात मान लेते हैं। महाराज, कल आध रात्रि को समय फावड़े नए महल की नींव खोदने आरंभ करूंगा। महाराज, आप मुझे इजाजत दें, उसके लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। हाँ, नेक कार्य में तुम्हारे हाथों संपन्न होना चाहिए। और त्रिलोकी पंडित के साथ वहां से वापस चला आया। पंडित को तो उसने राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दिया, स्वयं रानी विद्युमता के पास गया। रानी, जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक नए महल का निर्माण करवाने जा रहे हैं। नया महल कहाँ बनवा रहे हैं आप? नया महल राज्य की सीमा पर बने मरघट के पास। मरघट के पास? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मरघट के पास महल बनवाना तो ठीक नहीं है। रानी, आज हमारे दरबार में एक पंडित आया था, वह बहुत गुणी मालूम देता है। हम उसी की सलाह पर मरघट के पास वाली भूमि पर नए महल का निर्माण कार्य करवाने जा रहे हैं। कल अर्धरात्रि को महल की नींव खोदने का कार्य शुभ होगा। महाराज, मुझे आपकी सारी बातें विचित्र प्रतीत हो रही हैं। एक तो मरघट के पास महल का निर्माण, दूसरे नींव खोदने के कार्य है शुभांतर अमावस्या की रात्रि अर्धरात्रि को। पता नहीं पंडित कैसा है जिसके आपको इस प्रकार की सलाह दे ली है। विद्युमता की बात सुनकर त्रिलोकी हंसता हुआ बोला, रानी, वह अद्भुत महल बनाकर तैयार हो जाएगा, तब तुम्हारे सारे संभय दूर हो जाएंगे। त्रिलोकी की इस कथन पर रानी विद्युमता चुप हो गई। दूसरे दिन रात होते ही राजा त्रिलोकी अतिथि गृह में ठहरे पंडित के पास पहुंचा। पंडित जी, क्या आप मरघट के पास चलने के लिए तैयार हैं? अगर हम इस समय चलेंगे तो अर्धरात्रि होने तक मरघट के पास पहुंच जाएंगे। चलिए महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन चलने से पहले मेरी एक शर्त सुन लीजिए। शर्त? कैसी शर्त? महाराज, मरघट पर केवल आप और मैं ही चलेंगे। ठीक है, हम आपकी शर्त मंजूर है। तब दोनों रथ में बैठकर मरघट की ओर चल दिए।
मरघट के पास पहुंचकर दोनों रथ से उतरे। पंडित जी, आधी रात्रि हो चुकी है, अब नींव खोदने का कार्य शुभारंभ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। पंडित ने उसी समय फावड़े से नींव खोदनी शुरू कर दी। जब वह काफी नींव खोद चुका था तो उसने फावड़े को एक तरफ रख दिया और त्रिलोकी के पास आया। नींव खोदने का शुभारंभ मैंने कर चुका हूं, अब मैं जाता हूं। जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? पंडित ने त्रिलोकी की बात का जवाब नहीं दिया, वहां से अदृश्य हो गया। अरे पंडित जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। और पंडित जी चारों ओर ढूंढा, लेकिन वह दिखाई नहीं दिए। तब हैरानी में पड़ा रथ पर बैठा और वापस चल दिया। लगता है पंडित जी के रूप में स्वयं भगवान हमारे पास आए थे, तभी तो इस प्रकार अदृश्य हो गए। अगले दिन महल का निर्माण जोर शोर से शुरू हो गया। कई माह में जाकर नया महल बनकर तैयार हुआ। तत्पश्चात मंत्री महामंत्री त्रिलोक के पास पहुंचा। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार नया महल बनकर तैयार हो चुका है, अब आप रानी सहित पधार कर महल की शोभा और चार चंद लगाए। प्रधानमंत्री जी, रानी के साथ महल के गृह प्रवेश का मुहूर्त के पश्चात ही तो करेंगे। सबसे पहले हम किसी सुयोग्य पंडित को नए महल में प्रवेश करने के लिए पूजा पाठ कराना चाहते हैं। आपका विचार अति उत्तम महाराज। अतः सुमुहूर्त के दिन विद्वान पंडित द्वारा नए महल की पूजा पाठ करवाया गया। पूजा पाठ समाप्ति पर त्रिलोक ने पूजा पाठ संपन्न करवाने वाले पंडित से कहा, पंडित जी, आज हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या दक्षिणा मांगते हो? क्या चाहिए आपको? जो मांगोगे वही देंगे। सच महाराज, मैं जो मांगूंगा वही देंगे? हाँ हाँ, संकोच न करो, जो मांगोगे वो इस समय हम आपको वही देंगे। तो सुनिए, सुंदर महल मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अगर दक्षिणा में आप मुझे नया महल दे दे तो मैं जीवन भर आपका कीर्ति और दानशीलता का गुणगान गाऊंगा। ओह, तो आपको दक्षिणा में यह महल चाहिए? त्रिलोक दुविधा में पड़ गया। कुछ सोचकर पंडित से बोला, पंडित जी, इस महल को तो हमने बड़े चाव से बनवाया है, लेकिन हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आज से यह महल आपका हुआ। यह महल में रहने पर जो भी आपका खर्चा हुआ करेगा उसे भी हम दिया करेंगे। महाराज की जय हो। नया महल पंडित को सौंप कर त्रिलोकी रानी विद्यावता के साथ वहां से वापस चला आया। महल दान में पाकर पंडित फूला न समाया और तुरंत ही अपने घर पहुंचा। पंडितानी, जब हमारी गरीबी के दिन दूर हो गई, हम इस पुराने मकान में न रहकर नए महल में रहेंगे। कैसा अनगलन बातें कर रहे हैं स्वामी, हम गरीब भला महलों में कैसे रह सकते हैं? हमें ऐसे नसीब का। पंडितानी, हमारा सोया नसीब जाग गया। सुनो, महाराज ने जो नया महल बनवाया है, मैंने उसे दक्षिणा में मांग लिया। तुमने महल मांग लिया महाराज? तुमने गलत तुम्हें महल दान दे दिया? हाँ पंडितानी, चलो अपने सामान बांधो और पुत्र शमशेर को साथ लेकर नए महल में रहने चलो। अगर आपकी बात सच है तो स्वामी, फिर अपना पुराना मकान लेकर नए महल में नहीं जाएंगे। नए महल में हम नए सामान भी मिल जाएगा। तब पंडितानी ने अपने पुत्र रामेश के साथ नए महल की ओर रवाना हो गई। वो कितना सुंदर महल है! आह, यह महल हमारा है पिताजी, हमारा है पंडिताइन। सच पिताजी। महल की महल की पाकशाला में जाकर उन तीनों ने भरपेट भोजन किया। वाह, कैसा उत्तम खाना है! इसके बाद घूम घूम कर महल देखने लगे। रात्रि होने पर तीनों मखमली शयनों पर जाकर सो गए। वे तीनों अर्धरात्रि तक बड़ी मीठी नींद सोते रहे, लेकिन अर्धरात्रि के बाद हा हा हो कहकऊ की आवाज सुनकर पंडिताइन की आंख खुल गई। पंडिताइन ने पूछा, पंडिताइन, तुमने कुछ सुना? हाँ स्वामी, सोते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कोई कहके लगाकर महल में हंस रहा हो, लेकिन हमें या तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर यह हंसी किसकी थी? तभी सामने दो भयानक प्रेत प्रकट हुए। दोनों हैरन से चारों ओर देखने लगी। ओह, ये प्रेत है! प्रेत! तब उनका नन्हा रामेश्वर भी जाग गया और भय से पंडितानी उनके लिपट गया।
तब एक प्रेत ने कड़कती आवाज में पंडित से कहा, पंडित, हम व्यर्थ में तुम्हारा व तुम्हारे परिवार का हित नहीं करना चाहते। क्या तुम अपनी और अपने परिवार की खैर चाहते हो? प्रेत, हमें छोड़ दो, हम जो कहोगे हम वही करेंगे। तो कान खोल कर हमारी बात ध्यान से सुन लो। कल सुबह होते ही तुम महल को खाली करके अपने पुराने घर वापस चले जाना, वरना अगर कल रात तुम्हारा परिवार इस महल में पुनः नजर आया तो तुमको यमलोक पहुंचा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं वचन देता हूँ। सुबह होते ही इस महल को खाली करके अपने घर वापस चला जाऊंगा। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। पंडित, एक बात याद रखना, किसी को भी यह बात का पता नहीं चलना चाहिए तुमने हमारे भय से यह महल खाली किया है। फिर ठाका करते हुए दोनों पुरोहित अदृश्य हो गए। पंडितानी और पंडित रामेश्वर की हालत खराब थी। पंडित कांपती हुई आवाज में पंडितानी से बोला, पंडितानी, यह क्या भला सिर आ पड़ी? स्वामी, बाढ़ में जाए यह महल, हम अपने पुराने घर में ही भले। तुम ठीक कह रही हो पंडितानी, हम इस महल में नहीं रहेंगे। तो चलो स्वामी, सुबह की बजाय हम अभी इसी महल को खाली करके अपने घर वापस चलते हैं। पंडित उसी समय अपने परिवार को साथ लेकर महल से निकल पड़ा। जब वह गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा तो भोर होने वाली थी। नहा धोकर राजा त्रिलोक के पास पहुंचा। पंडित जी, आप इस समय नए महल, आप इतनी दूर सुबह सुबह कैसे आए? क्या रात्रि को वहां से चल पड़े थे? महाराज, मैं आपका महल आपको वापस लौटाने आया हूँ। क्यों? उस महल को हमने तुम्हें दक्षिणा में दे चुके हैं। महाराज क्षमा करें, उस महल में मेरा परिवार नहीं आपका परिवार ही शोभा देगा। कृपा आप कृपा उस महल को वापस ले लीजिए। पंडित हाथ जोड़कर बार बार त्रिलोक से यही प्रार्थना विनती करने लगा। तब विवश होकर त्रिलोकी ने पंडित से कहा, ठीक है पंडित, हम तुमसे नया महल वापस लेते हैं। कहकर त्रिलोक उस समय खजांची को बुलाकर दे दिया। खजांची, नए महल बनवाने में जितना धन खर्च हुआ है उतना ही धन पंडित को जी को दे दिया जाए। जो गया महाराज। अब त्रिलोक रानी विद्यामता के पास गया। रानी विद्यामता, चलो नए महल में चलने की तैयारी हो जाओ। नए महल में? लेकिन महाराज, आप तो कल पंडित जी को दक्षिणा में दे चुके हो, वह महल हमारा कहाँ रहा? रानी, न जाने क्यों पंडित उस महल को पुनः हमें वापस दे गया, इसलिए हम उसी महल में चलकर रहेंगे। महाराज, मुझे पंडित की यह बात बड़ी विचित्र लगी। कोई हाथ आई इतना बहुमूल्य वस्तु अगले दिन वापस कर दे, यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में काला? हाँ महाराज, पंडित जी की इस बात में कोई रहस्य है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ। कहो विद्यामिता, क्या सलाह देना चाहती हो? महाराज, नए महल में रहने से पहले क्यों ना हम एक बार बैक ऋषि के पास चले? बैक ऋषि? कौन बैक ऋषि? महाराज, आपको याद नहीं है, हमारी प्रथम मुलाकात वन में सरोवर के तट पर हुई। बैक ऋषि वही रहते हैं, वे मेरे गुरु हैं और बहुत ज्ञानी हैं। हम उनके पास जाकर पूछेंगे कि पंडित ने महल वापस क्यों दिया। ओह, तो ऋषि का नाम बैक है। कुछ देर सोचकर त्रिलोकी विद्यामता से कहा, अगर तुम कहती हो तो रानी, हम बैक ऋषि के पास अवश्य चलेंगे। त्रिलोकी उसी समय रानी विद्यामती के साथ लेकर बैठकर बैक ऋषि के भैरव ऋषि के मिलने चला गया। भैरव ऋषि ने उन्हें देखा, प्रसन्न हो उठे। आओ राजन, आओ रानी, इस आश्रम में आपका स्वागत है। त्रिलोक और विद्यामिता आगे बढ़कर ऋषि के चरण स्पर्श किए। बैक ऋषि भैरव ऋषि त्रिलोकन से पूछा, कहो राजन, मजे में हो? आपकी कृपा है ऋषिवर। ऋषिवर, आज हम आपसे एक समस्या का निवारण करवाने आए हैं। क्या समस्या है तुम्हारी? तब त्रिलोकी ने नए महल के निर्माण और पंडित की दक्षिणा में देने तथा पंडित ने पुनः महल वापस देने की कहानी भैरव ऋषि को सुना दी। सारी बात जानकर भैरव ऋषि ने आंखें बंद कर ली और कुछ देर मन ही मगन होकर पश्चात उन्होंने आंखें खोलकर त्रिलोकी से कहा, राजन, कल रात जब पंडित अपने परिवार के साथ
नए महल में सो गया था तो उस महल में दो प्रेत आकर उसे महल छोड़ने की धमकी दी क्या? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। उसी धमकी के भय से पंडित दक्षिणा में पाया महल वापस दे गया राजन। लेकिन प्रेत महल में आए क्यों? पंडित ने महल खाली करवाना क्यों चाहते थे? यह एक लंबी कहानी है राजन, फिर भी मैं आपको इस कहानी सुनाता हूँ। दरअसल वे दोनों प्रेत पति पत्नी हैं। वे केवल उन्हीं उन्हीं और मत रानी विद्युमता को मारना चाहते हैं। इसलिए पंडित और परिवार को उन्होंने केवल धमकी देकर छोड़ दिया। ओ, लेकिन वे दोनों प्रेत हमारा और हमारी रानी विद्यामता का हित क्यों करना चाहते हैं? भला हमने उनका क्या बिगाड़ा है? राजन, आपने इस जन्म में तो पुण्य जन्म में जरूर दोनों प्रेतनी का कुछ बिगाड़ा है। पुण्य जन्म में? हाँ राजन, पुण्य जन्म में आप रामनगर के राजा कृष्णदेव थे। पुण्य जन्म में आप बहुत ही क्रूर व निर्दयी थे। जिन दोनों प्रेत ने नए महल में पंडित को धमकी दी है, पुण्य जन्म में आपके राज्य में रामनगर में रहते थे। पूर्व जन्म में प्रेत हरिया मोची और प्रेतनी उसकी पत्नी रूपा हरिया की झोपड़ी राजा कृष्णदेव के महल के पास ही थी। एक दिन जब राजा कृष्णदेव अपने मित्र श्यामपुर के राजा लोचन सिंह के साथ रथ में बैठे अपने राजमहल से निकले, राजा कृष्णदेव, यह क्या? आपके भहुआ महल के सामने यह टूटी फूटी झोपड़ी, महल के सामने यह झोपड़ी टाट में पैमन दिखाई पड़ती है। आप ठीक कह रहे हैं लोचन सिंह। आश्चर्य है, हमने आज तक इस बात पर कभी गौर नहीं किया। हम इसी झोपड़ी को यहाँ से हटवाएंगे। बाहर कृष्णदेव ने लाला लोचन सिंह से विदा करके अपने महल में वापस आ गए। कुछ सोचकर महल से बाहर निकले और झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां आया देखकर झोपड़ी का मालिक हरिया मोची उसकी पत्नी रूपा हाथ जोड़कर खड़े हो गई। आज्ञा दीजिए महाराज। बूढ़े, तुम आज अपनी झोपड़ी यहाँ से हटा लो, वरना। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? यह हमारी पुश्तैनी झोपड़ी है। आपके बाप दादाओं के जमाने से यह झोपड़ी यहीं पर है। इसे हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं? यह सुनकर कृष्णदेव की बुट्टी टन गई। तुम हमारे आदेश की अवहेलना करो, तुम्हारी इतनी जरूरत? महाराज क्षमा करें, कुछ भी हो, मैं झोपड़ी यहाँ से नहीं हटाऊंगा। तो ठीक है, हम तुम्हारा और तुम्हारी झोपड़ी, टूटी फूटी झोपड़ी का इंतजाम किए देते हैं। कृष्णदेव ने तुरंत ही पास खड़े सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस वाचाल बूढ़े की और इसकी पत्नी के हाथ पांव बांध कर झोपड़ी के अंदर डाल दो और झोपड़ी में आग लगा दो। जो गया महाराज। सैनिकों ने तत्काल ही कृष्णदेव का आदेश का पालन किया और हरिया के रूपक के हाथ पांव बांध दिए गए और उन्हें खींचकर झोपड़ी में ले चले। तब हरिया रूपा कृष्णदेव की ओर देखकर दुखी स्वर में बोले, राजा, इस जन्म में तो तू बेशक हमें जलाकर मार दे, लेकिन हम दोनों सौगंध खाते हैं, अगले जन्म में हम अपनी मौत का बदला तो लेंगे। सैनिकों ने हरिया और रूपा की झोपड़ी में धकेल कर आग लगा दी। कुछ देर में झोपड़ी के साथ साथ हरिया और रूपा भी जलकर भस्म हो गई। त्रिलोक की और विद्युमता को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात भैरव ऋषि त्रिलोकन से कहा, हरिया रूपा का अकाल मारे गए थे, इसलिए मरकर विपरीत योनि में चले गए। कृष्णदेव ने मरकर आपके रूप में जन्म लिया। ओह, तो प्रेत हमारे पूर्व जन्म से बदला लेना चाहते हैं। हाँ महाराज, जानते हो आपको मरघट के पास महल बनाने की सलाह देने वाला पंडित कौन था? कौन था ऋषि? पंडित के वेश में धरकर वह प्रेत ही तुम्हारे पास आया था। चूंकि प्रेत ने तुमसे बदला लेने था, इसलिए उसने मरघट के पास महल बनाने की सलाह दी। ओह, तो यह बात थी। लेकिन ऋषिवर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। प्रेत और प्रेतनी ने अब हमें क्यों छोड़ रखा है? उन दोनों ने हमसे अपना बदला क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले आप कुंवारे थे राजन। क्या मतलब? राजन, आपने पूर्ण जन्म में पति पत्नी जोड़े को जलाकर मारा था, इसलिए प्रेतों के जोड़े ने तुम्हें तुम्हारी पत्नी को मारना चाहता है। क्योंकि मनुष्यों की बस्ती में
उनके अपना कार्य पूरा करने की असुविधा होती है, इसलिए तुम्हें मरघट के पास नया बहन बनवाया। भैरव ऋषि की बात सुनकर युद्ध यदुमता बुरी तरह आक्रांतिक हो गई। गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे प्रेत पत्नी के जोड़े से छुटकारा मिल जाए? उपाय है विदुमिता। मैं एक भस्म तुम्हें वह राजा त्रिलोकन को देता हूँ। वह भस्म अपने शरीर पर मल कर तुम नए महल में रहने जाना। रात को प्रेत प्रेतनी तुम पर मारने आएंगी, पर वे भस्म का प्रभाव से तुम दोनों को छूते ही जलकर भस्म हो जाएंगे। ओह, तब तो ठीक है रहेगा ऋषिवर, लाइए वह भस्म दे दीजिए। त्रिलोकी को एक नया आदेश दिया। राजन, एक बात को सदा याद रखना, प्रेत और प्रेतनी को भस्म होने के पश्चात चूंकि विधि पूर्वक उसका पिंड दान करना है, चूंकि उन दोनों की भटकती आत्मा को शांति मिल सके। ठीक है ऋषि, और मैं ऐसा ही करूंगा। और ऋषि को आशीर्वाद लेकर त्रिलोक और विद्योत्तमा उसी समय वहां से वापस लौट गए और नए महल जा पहुंचे। रात्रि होने पर त्रिलोक और विद्योत्तमा ने अपने शरीर पर भैरव ऋषि की भस्म को मल ली। और तत्पश्चात, चलो रानी, अब शयन कक्ष में सोने चलते हैं। चलिए महाराज। दोनों शयन कक्ष में जाकर सो गए। अर्धरात्रि होते प्रेत प्रेतनी प्रकट हुई। हा हा हा। दोनों की हंसी की आवाज सुनकर त्रिलोक व विद्योत्तमा की आंख खुली। प्रेतनी हंसते हुए बोली, राजा, अब तू हमारे बंधु से नहीं बच पाएगा। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर त्रिलोक और विद्योत्तमा की ओर बढ़े। जैसे ही पास आकर प्रेतनी ने त्रिलोक कुमार और विद्योत्तमा को स्पर्श किया, क्षण भर में प्रेत प्रेतनी जलकर भस्म हो गई। इस दुर्घटना से दूसरे दिन राजा त्रिलोक ने प्रेत और प्रेतनी का नाम से गंगा में पिंडदान प्रवाहित किया। गंगा मैया हरि या और रूपा की आत्मा को शांति देना। राजा सुखपूर्वक रानी विद्योत्तमा के साथ नए महल में रहने लगा। प्रेत और प्रेतनी ने फिर कभी महल पर आकर उन्हें नहीं सताया। समाप्त। दोस्तों।